एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद गुनगुन। तो आज हम इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग यानी मनी एंड बैंकिंग। तो आई होप आपने इससे पहले वाले वन शॉट लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुद्रा और बैंकिंग। तो हम जानते हैं मुद्रा क्या होती है। तो किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए एक मध्यवर्ती वस्तु का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और जो दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार्य हो, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। फिर आता है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि जब मुद्रा नहीं होती थी, हम किसका यूज़ करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम का। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। उदाहरण जैसे गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना, दूध से दही बदलना। नेक्स्ट हमारा आता है मुद्रा के कार्य टॉपिक। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि मुद्रा के, यहाँ से 4 मार्क के क्वेश्चन या 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो मुद्रा के कार्य क्या है? प्राथमिक अथवा गौण कार्य हमारा विनिमय का माध्यम और मुद्रा का मापक। द्वितीय अथवा गौण कार्य क्या है हमारा? भावी भुगतानों का आधार, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण। विनिमय का माध्यम मतलब इस मुद्रा से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि किसी की वस्तु को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। मुद्रा का मापक यानी कि मुद्रा होने से हम किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत को मुद्रा में माप सकते हैं। फिर आता है भावी भुगतानों का आधार, यानी कि अभी हमें भुगतान नहीं करना है लेकिन भविष्य में करना है। जैसे कि हमने ऋण लिया हुआ है तो उसका भुगतान हमें भविष्य में करना है, तो ये क्या है? आसान होता है मुद्रा से। मूल्य का संचय यानी कि इसको हम सेव भी कर सकते हैं, और मूल्य का हस्तांतरण यानी कि इसको दूसरे अगर देशों में भेजना है तो ये भेजने में आसानी होती है। लेकिन अगर हम वस्तु विनिमय प्रणाली की अगर अपनाते तो ये वस्तु हमें भेजनी पड़ती, तो ये क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। फिर आता है डिजिटल सौदे। तो कुछ देशों ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर चलने का प्रयास किया जिसमें नकदी का उपयोग कम और डिजिटल सौदों का उपयोग अधिक होता है। यानी कि इसमें हम जैसे फ़ोन पे है हमारे या पेटीएम है, इसमें ये आ जाते हैं डिजिटल सौदे यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन। ऐसे समाज में वित्तीय सौदे डिजिटल सूचनाओं से जुड़े होते हैं। विगत कुछ वर्षों में भारत में धन जन खाते आधार, ई वैलेट्स, नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएसडब्ल्यू आदि ने सरकार के डिजिटल होने के निश्चय को बल प्रदान किया है। फिर आता है मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग यानी कि कब कब लोग मुद्रा की मांग करेंगे? जैसे भी जब लोग अपनी बचतों को द्रव्य मतलब मुद्रा ही होती है, द्रव्य के रूप में रखने के बजाय बैंकों में रखते हैं जिस पर उन्हें ब्याज प्राप्त होता है। लोग कितना रुपया अपने पास रखेंगे ब्याज की दर पर भी निर्भर करता है। यानी कि लोग कितना अपना पैसा जो है बैंकों में रखेंगे वो किस पर निर्भर करता है? ब्याज की दर। अगर ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी? कम होगी, क्योंकि अगर ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो लोग बैंकों में रखना चाहेंगे पैसा, अपने पास कम रखना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगी? मुद्रा की मांग गिर जाएगी, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आता है ब्याज की दर अगर कम होती है तो लोग क्या करते हैं? पैसे निकाल लेते हैं, और फिर उससे क्या होती है? मुद्रा की मांग बढ़ जाती है कि हमें अपने पैसे वापस दो, तो ऐसे क्या होगा? मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। फिर आता है मुद्रा की पूर्ति, यानी कि मुद्रा की पूर्ति हमारी कौन करते हैं? तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी एवं बैंक जमाएं आती है, यानी कि कैश और हमारे जो बैंक में डिपॉजिट है वो। तो मुद्रा की पूर्ति 2 प्रकार की संस्थाओं द्वारा की जाती है। पहली है हमारी केंद्रीय बैंक और दूसरी हमारी व्यावसायिक बैंक। तो केंद्रीय बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक क्या है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और स्थापना कब हुई इसकी? 1 अप्रैल 1935 कलकत्ता में हुई है। केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे। नोट जारी करना, यानी ये हमारे क्या करते हैं? नोट जारी करते हैं, सिक्के हैं, नोट है, ये जारी करते हैं। फिर आता है सरकार का बैंक, यानी कि इसमें जो भी सरकार के जो खाते होते हैं वो सरकार के सारे खाते इसी के अंदर होते हैं। ये सरकार का परामर्शदाता होता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है? सरकार का बैंक होता है। फिर आता है बैंकों का बैंक, यानी कि ये जितने भी वाणिज्यिक बैंक है या व्यावसायिक बैंक है उनका क्या होता है? ये बैंक होता है। यानी कि उनको कोई उधार चाहिए या उनको कोई पैसे जमा करवाने हैं तो वो आरबीआई में जमा करवाते हैं।
जैसा संबंध सामान्य बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है, वैसा ही संबंध क्या होता है आरबीआई और वाणिज्य बैंकों का यहाँ पे होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं बैंकों का बैंक। फिर आता है फोर्थ, अर्थव्यवस्था में विदेशी कोषों का संरक्षक, यानी कि जो फॉरेन करेंसी होती है उसको भी ये जमा करके रखता है ताकि कोई अगर विदेश जाता है तो उसको हम उपलब्ध करवा सके। फिर आता है अंतिम ऋणदाता, जब भी किसी व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंक को किसी भी संस्था से ऋण नहीं मिलता तो वो लास्ट में किसके पास आते हैं, आरबीआई के पास ऋण लेने आते हैं। फिर आता है कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक, तो यह जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का कुछ भाग उन लोगों को देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, अपना जो जनता का पैसा है उसको स्वीकार करते हैं और उन लोगों को देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। व्यावसायिक बैंकों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, ये है हमारी व्यावसायिक बैंक है। फिर हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है स्प्रेड क्या होता है। तो स्प्रेड क्या है, दिए जाने वाली ब्याज दर उधार लेने वालों से वसूली जाने वाली ब्याज दर कम होती है। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन सी लाइन लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे इस डायग्राम से समझेंगे इसको। इन दो प्रकार की ब्याज दरों का अंतर, जिसे हम स्प्रेड कहते हैं, बैंक का लाभ होता है। जैसे हमारी ये जो बैंक है वो मध्यस्थ का काम करती है, किसके बीच में, जमाकर्ता और ऋण लेने वालों के बीच में मध्यस्थ का काम करती है। ये क्या करती है, जमाकर्ता जिनके पास अतिरिक्त कोष होता है वो बैंकों में जमा करवा देते हैं और उसके बदले बैंक क्या करती है, उनको ब्याज देती है। ब्याज क्या देती है, मान लो 5% देती है, ठीक है। फिर क्या आते हैं, ऋण लेने वाले आते हैं, तो ऋण लेने वाले उनसे क्या लेते हैं, बैंक से उधार लेते हैं, उनको ज़रूरत होती है इसलिए। और फिर उसके बदले ये ऋण लेने वाले हैं वो बैंक को क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, और बैंक कितना ब्याज चार्ज करती है, 10% ब्याज उनसे लेती है। यानी कि बैंक जब जमाकर्ता को ब्याज देती है तो वो कम देती है 5%, और जब ब्याज लेती है तो वो ज़्यादा लेती है 10%। यानी यहाँ पर ब्याज दर कम है और यहाँ पर ब्याज दर अधिक है। ये जो अंतर हमें यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, 5% स्प्रेड या बैंक का लाभ होता है, यानी कि ये बैंक का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से हम स्प्रेड को समझ सकते हैं। आप पेपर में इस तरह से डायग्राम बनाकर अगर लिख के आते हैं अपना आंसर तो एग्जामिनर पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो मैंने अपने पेपर में ये सारे डायग्राम और ये ऐसे बनाए थे, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होती है। व्यावसायिक बैंकों के कार्य क्या हैं, तो व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्य हैं जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, हमने ऊपर भी देखा था। बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन, यानी कि बैंकिंग व्यवस्था द्वारा मतलब वो उधार कैसे देती है। तो व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वे साख सृजन करके मुद्रा पूर्ति में योगदान देते हैं और वाणिज्यिक बैंक मांग जमा के रूप में साख सृजन करते हैं। तो इसमें बैंकों के पास क्या होता है, M1 बराबर CC प्लस DD प्लस OD। CC का मतलब है जनता के पास करेंसी, यानी कि करेंसी इन सर्कुलेशन इन पब्लिक। फिर है DD मांग डिपॉजिट, वो हमारे डिपॉजिट है जो, और OD यानी रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं हैं। जो बैंक है उनके पास ये तीन चीज़ें होती हैं, जो जनता की करेंसी है वो उनके पास, जनता के पास जो करेंसी है वो, और मांग जमा है जो उनकी बैंक में जमा है वो, और जो कुछ हिस्सा है जो आरबीआई में जमा है वो। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला पूछ ले, जो एनसीईआरटी में ये तीन फॉर्मूले दिए हुए थे, आस्तिया बराबर कोष प्लस ऋण, यानी कि एसेट्स हमें निकालनी है तो जिसमें कोष है और हमारा लोन है। देनदारियां बराबर क्या हो जाएगा, जमा, यानी कि जो लोग पैसे मांगने आएंगे वो उनका जमा कराया हुआ होगा, तो हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, उनकी डिपॉजिट्स होगी। नेट वर्थ क्या होगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। फिर आता है साख सृजन की सीमाएं क्या क्या हैं, यानी कि जो केंद्र बैंक है वो कुछ निर्धारित सीमाएं यहाँ पे लगाती है, जिनमें दो है, नगद कोष अनुपात कैश रिजर्व रेशो और वैधानिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ऐसा CRR क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत को तय कर देता है जो प्रत्येक बैंकों को रखना अनिवार्य होता है। यानी कि ये जो केंद्रीय बैंक है वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि ताकि वो जो वाणिज्यिक बैंक है वो अत्यधिक ऋण न दे सके, इसलिए क्या करती है वो प्रत्येक बैंक को ये रखना अनिवार्य होता है कुछ पैसा आरबीआई के पास। इसे हम आवश्यक कोष अनुपात अथवा नगद कोष अनुपात यानी CRR कहा जाता है। फिर आता है वैधानिक तरलता अनुपात, SLR क्या होता है, तो CRR के अतिरिक्त बैंकों को अल्पकाल में कुछ कोष तरल रूप में खुद के पास रखना होता है, इसे वैधानिक तरलता अनुपात अथवा SLR कहते हैं।
अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप यहाँ पे ट्रिक अपना सकते हैं। SLR मतलब सेल्फ, यानी कि खुद के पास जो पैसा रखती है बैंक, वो क्या हो गया SLR यानी सेल्फ। और CRR मतलब जो RBI के पास जमा कराती है। और यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा था, जैसे कि मान लो हमारी टोटल डिपॉजिट, हमारी बैंक क्या है HDFC बैंक, जो कि वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है। फिर टोटल डिपॉजिट कितनी है इसके पास, 100 रुपये मान लो। तो उसका 100 रुपये का 5% वो किसको देगी, RBI को देगी। RBI को देगी तो वो हमारा क्या है CRR। और 15% खुद के पास रखेगी, जो कि है हमारा सेल्फ यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। और 80% वो लोन के रूप में लोगों में देगी। तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कुछ पैसा RBI के पास रखती है, कुछ पैसा खुद के पास रखती है, और कुछ पैसा लोन के रूप में दे देती है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं कि CRR प्लस SLR बनकर हमारी क्या होती है, LRR होती है, यानी 5% प्लस 15% 20% यानी LRR। ये हम किसी को भी जनता में नहीं दे सकते। फिर आता है इन्फ्लेशन, यानी कि जब हमारी महंगाई बढ़ती है तो CRR और SLR दोनों की रेट बढ़ती है। और डिफ्लेशन जब होती है यानी मंदी जब होती है तो CRR की रेट भी कम होती है और SLR की रेट भी कम होती है। फिर नेक्स्ट आता है मुद्रा गुणक का फॉर्मूला क्या है। तो मुद्रा गुणक को हम K से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फॉर्मूला है 1/नगद कोष अनुपात यानी कि 1/CRR। मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत उपकरण क्या है, यानी कि मुद्रा को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मुद्रा पूर्ति के लिए उपकरण हैं दो हमारे, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। मात्रात्मक उपकरण में बैंक दर यानी बैंक रेट, यानी कि जो RBI है वो वाणिज्यिक बैंकों को जब लोन देती है, लॉन्ग टर्म लोन देती है, तो उनसे जो ब्याज प्राप्त करती है वाणिज्यिक बैंकों से, उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगाती है वो क्या होती है, बैंक दर होती है। फिर आता है खुले बाजार की प्रक्रियाएं, यानी कि जो बैंक है वो अपनी कुछ एसेट्स बेचेगी, यानी जो प्रतिभूतियां हैं वो सिक्योरिटीज़ बेचती है। तो अगर जब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होती है तो वो क्या करेंगे, बेचेंगे, ताकि उनके पास पैसे आ सके RBI के पास। और जब मंदी होती है यानी कि लोगों के पास जब पैसे नहीं होते तो वो क्या करेंगे, खरीदेंगे तो क्या होगा, उन जो लोग हैं उनके पास पैसा जाएगा। तो डिफ्लेशन के समय क्या करते हैं वो खरीदते हैं। फिर आता है नगद आरक्षित अनुपात CRR, हमने नीचे पढ़ा था। वैधानिक तरलता अनुपात भी हमें पढ़ा अभी। और रेपो रेट क्या होता है, जब व्यावसायिक बैंक शॉर्ट टर्म लोन देती है। यहाँ पर तो हमने क्या दिया था, लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालीन ऋण दिया था। और यहाँ पर जब व्यावसायिक बैंक शॉर्ट टर्म लोन लेती है तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट RBI चार्ज करती है तो वो हमारी क्या होती है, रेपो रेट होती है। फिर आता है विपरीत रेपो रेट, जब हमारी व्यावसायिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, जब अपनी जमा RBI में डिपॉजिट करवाती है तो उस पर जो RBI बैंक इंटरेस्ट देती है तो वो क्या होती है, हमारी विपरीत रेपो रेट यानी कि रिवर्स रेपो रेट। फिर यहाँ पे गुणात्मक में उपकरण है, सीमांत आवश्यकता है, साकी राशनिंग है, प्रत्यक्ष कार्रवाई है, नैतिक प्रभाव है। फिर आता है कागजी मुद्रा को वैधानिक मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर क्यों कहा जाता है। तो करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। इनको वैधानिक पत्र भी यानी कि लीगल लेटर भी कहते हैं, क्योंकि देश के किसी भी नागरिक के द्वारा इसके किसी भी प्रकार के व्यवहार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति इसको लेने से मना नहीं कर सकता कि ये तो चलती नहीं है और हम नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी नागरिक इसको मना नहीं कर सकता। मुद्रा के 4 प्रमुख माप या घटक होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से जो हमारे MCQs है या फिलअप्स है यहाँ से बनते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। M1 बराबर क्या होता है, हमारी 4 हमारी प्रमुख माप होती है, M1 M2 M3 और M4। M1 का फॉर्मूला क्या है, M1 बराबर CU प्लस DD, यानी कि जो करेंसी जनता के पास है, और DD यानी कि जो बैंकों में डिपॉजिट है वो हमारी M1 होगी। फिर आता है M2, M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं। फिर M3 का फॉर्मूला है M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं। M4 का फॉर्मूला है M3 प्लस डाक बचत संस्थाओं में कुल जमाएं, यानी राष्ट्रीय प्रमाण पत्रों को छोड़कर।
फिर आता है यहाँ पे कि M1 और M2 हमारी कौन सी मुद्रा है, संकुचित मुद्रा यानी नैरो मनी है। M3 और M4 हमारी क्या है, व्यापक मुद्रा यानी ब्रॉड मनी है। और M1 हमारी सबसे तरल होती है, M4 सबसे कम तरल होती है, और M3 जिसको हम साधारण रूप में मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। यहाँ से MCQ ज़रूर बनते हैं और फिलअप भी बनते हैं। फिर आता है विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन क्या है, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और जाली मुद्रा के चलन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए 8 नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण एक नई पहल थी, जो कि 500 और 1000 रुपये के लिए करेंसी नोट विधिग्राह्य यानी कि लीगल टेंडर नहीं रहे, यानी कि ये नोट अब नहीं चलते। तो इसको भी आप में ध्यान रखना है। और एक टॉपिक और है जो यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर पाई, वो क्या है, विमुद्रीकरण के धनात्मक प्रभाव क्या हुए। तो उसमें आपको क्या लिखना है कि कर इससे क्या हुआ, कर पालन में सुधार हुआ, बड़ी संख्या में लोगों को कर के दायरे में लाया जा सका, और लोगों की जो बचत है वो औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत आ गई, यानी कि लोगों की बचत बैंकों में आने लगी। पहले लोग घरों में अपनी बचत करते थे और बैंकों के पास इससे क्या हुआ, साधन एकत्रित हुआ, ताकि किसी को ज़रूरतमंद को अगर लोन लेना हो तो उसको हम लोन दे सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ। तो ऐसी आप बातें उसमें धनात्मक प्रभाव में लग सकते हैं। आपको उसको भी एक बार रीड कर लेना है बुक से, विमुद्रीकरण के धनात्मक प्रभाव। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आई होप आपको इससे सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी जो PDF की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इससे पहले वाले वन शॉट लेक्चर जो हो गए हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।